हेलो दोस्तों। आज हम लोग CIB ABM की यूनिट 8 मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी पढ़ने जा रहे हैं। आगे के दो यूनिट मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप अपने से भी कवर कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि दो तरीके की पॉलिसी इंडिया में यूज़ होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी और एक फिजिकल पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक होता है वो डिसाइड करता है, और जो फिजिकल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फिजिकल पॉलिसी के बारे में अभी नीचे पढ़ेंगे, पहले हम समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। In India, monetary policy is the tool by which the central bank control। मॉनेटरी पॉलिसी से जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है वो क्या कंट्रोल करता है? सप्लाई ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सप्लाई ऑफ मनी से मतलब ये समझिए कि मार्केट में अगर ज़्यादा पैसा है, उसको लगता है कि मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी है, तो क्या करता है वो लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, या मार्केट से समझिए एक तरीके से पैसे को खींच लेता है। और जब उसको लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कम है तो वो पैसे को मार्केट में इन्फ्यूज़ करता है, सप्लाई उसको बढ़ा देता है। अवेलेबिलिटी ऑफ मनी से भी वही है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इससे ये क्या करते हैं कि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा? बैंक के लोन्स महंगे हो जाएंगे। बैंक लोन महंगे हो गए तो बैंक के पास अवेलेबल जो फंड है जो लोन देने के लिए वो कम हो गया, तो क्या होगा? मार्केट में वो लोन कम देगा तो मार्केट में जो पैसा है वो कम जाएगा, तो मार्केट में लिक्विडिटी क्या होगी? घट जाएगी। और यही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो घटा देगा, बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा लोन बांटेगा मार्केट में या इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। दो तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी दो तरीके की होती है, एक कॉन्ट्रैक्शनरी होती है और एक एक्सपेंशनरी होती है। कॉन्ट्रैक्शन में जैसे अभी मैं ऊपर बता रहा था, कॉन्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, मनी सप्लाई को रेट ऑफ इंटरेस्ट या ऐसा माने बढ़ा देंगे जिससे वो मनी सप्लाई को कम कर देंगे, मार्केट से पैसा लिक्विडिटी को खींच लेंगे, तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में आता है। और एक्सपेंशनरी में क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा देंगे तो उससे क्या होगा? ज़्यादा लोन बटेगा, ज़्यादा इकोनॉमी में पैसा आएगा। तो ये दो तरीके की से होती है। और फिजिकल पॉलिसी से क्या मतलब है? फिजिकल पॉलिसी रिफर्स टू गवर्नमेंट बोरोइंग, स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। गवर्नमेंट बोरो करती है या स्पेंड करती है, तमाम प्रोजेक्ट पे गवर्नमेंट काम करती है, जैसे ब्रिज बन रहा है, सड़कें बन रही हैं, तो गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग और बोरोइंग को कंट्रोल करके भी जो हमारी मनी सप्लाई हो उसको कंट्रोल करती है, या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, रिसेशन को कंट्रोल करती है। इन सब इस टूल्स के हेल्प से वो कम कंट्रोल करती है। टैक्स लगाती है। अगर आपके ऊपर ज़्यादा टैक्स माने इंडिविजुअल पे बढ़ा दिया जाएगा टैक्स, तो क्या होगा? आपके टैक्स में ज़्यादा पैसा गया तो आपके हाथ में जो लिक्विड कैश है वो कम हो गया, तो आप स्पेंडिंग कम करेंगे तो मार्केट में जो पैसे हैं वो एक तरीके से लिक्विडिटी कम हो जाएगी, तो इससे कॉन्ट्रैक्ट टैक्स लगा के वो पैसे को खींच लेते हैं। और जब इन्फ्यूज़ करना रहता है तो टैक्स को लोअर कर देते हैं, आपके हाथ में ज़्यादा पैसा और ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं, इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा रहता है। आप समझिए कि जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें कई तरीके के टूल्स यूज़ करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो वो कई तरीके के मॉनेटरी टूल्स को यूज़ करती है जिससे वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। तो नंबर एक जो है वो क्या है? बैंक रेट है। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट ऑल्सो रिफर्स टू एज द डिस्काउंट रेट, इसको डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। और बैंक रेट दो तरीके से काम करता है, एक तो डिस्काउंट रेट होता है और दूसरा क्या है? एक पीनल रेट के लिए भी काम करता है। तो डिस्काउंट रेट क्या होता है? एट विच RBI इज रेडी टू बाई और री डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर। वो रेट जिसपे जो हमारा RBI होता है वो री डिस्काउंट करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को या कमर्शियल पेपर को। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक कंपनी ए है। अब कंपनी ए के पास मान लीजिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो मान लीजिए 100 रुपये का है। अब वो 3 महीने बाद डिस्काउंट होगा या 3 महीने बाद मैच्योर होगा वो। तो अब उसको आज की डेट में अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो क्या करेगा? वो बैंक के पास जाएगा। बैंक के पास गया, उसको आज पैसे की ज़रूरत है, उसने बोला कि मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज आप माने रख लीजिए और मुझे माने आज की डेट में पैसा दे दीजिए। तो बैंक उसको बोलेगा कि ठीक है, वो डिस्काउंट करके उसको क्या कहेगा कि हम 100 रुपये का तुमको कितना रुपया दे देंगे? मान लीजिए 95 रुपये दे देंगे। तो 95 रुपया वो किस बेसिस पे दे रहा है? वो डिस्काउंट करके और अपना रिस्क प्रीमियर जोड़ के उसने डिस्काउंट करके उसको 95 रुपया दे दिया, तो उसको आज की डेट में कैश मिल गया। अब उसने बैंक ने क्या किया? बिल ऑफ एक्सचेंज को रख लिया अपने पास, कंपनी ए से लेके। अब बैंक के पास भी अगर ये 3 महीने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज को रोक के रखेगा तो बैंक को फायदा क्या है? तो बैंक क्या करता है? बैंक जो है इस बिल ऑफ एक्सचेंज को उठा के RBI के पास जाके डिस्काउंट कर लेता है कि
आप आरबीआई से कि हमको पैसा दे दीजिए, और 3 महीने बाद ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, जब ये इसकी मैच्योरिटी पूरी होगी तो आप इसको माने जो भी इसका पैसा हो आप यूज़ कर लीजिए। तो आरबीआई क्या करता है, जो डिस्काउंट रेट है उस पर इस बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करता है और बैंक को मान लीजिए 96 रुपया दे देता है, 96। तो ये जो 96 रुपया वो किसने उसने किस बेसिस पे दिया, डिस्काउंट रेट पे, बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट रेट जो डिसाइड होता है उस पर डिस्काउंट करके 96 रुपीज़ दे दी। तो बैंक के पास भी एक तरीके से उसने कंपनी को 95 रुपया दिया और आरबीआई से उसको 96 रुपया मिल गया, तो 1 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया। तो ये होता है डिस्काउंट रेट। दूसरा क्या होता है, पीनल रेट। अगर जैसे कभी क्या होता है कि बैंक को एक, अभी मैं आपको सीआरआर और एसएलआर आगे बताऊंगा, तो बैंक को एक फिक्स्ड अमाउंट सीआरआर और एसएलआर के फॉर्म में रखना पड़ता है। इसके बारे में मैं डिटेल में भी आगे बताऊंगा। तो क्या होता है कि अगर ये डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, बैंक इसको नहीं माने भर पाते हैं, जितना परसेंटेज आरबीआई या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है उतना अगर नहीं पेमेंट कर पाते हैं, तो क्या करते हैं, इनके ऊपर एक पीनल चार्ज लगता है, सेंट्रल बैंक लगाता है। तो वो क्या है, वो पीनल चार्ज होता है अगर पहले दिन डिफॉल्ट होता है तो बैंक रेट +3% ऑफ ऑन द फर्स्ट डे, और अगर सब्सिक्वेंट डेज में ऐसे चलता रहता है तो बैंक रेट +5% ऑन सब्सिक्वेंट डे। तो ये है आपका बैंक रेट। अब दूसरा जो है हमारा, तो अब अगला हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, CRR भी इसको बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो टू इंश्योरिंग सेफ्टी एंड लिक्विडिटी ऑफ डिपॉजिट, बैंक हैज़ टू मेंटेन सेक्शन ऑफ देयर टाइम एंड डिपॉजिट लाइबिलिटी इन फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। तो क्या होता है, बैंक को जो होता है, जो हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई जो उसने डिसाइड कर रखा है, जैसे 4% है, तो सीआरआर जो है वो आपका 4% है। अपनी टाइम और डिपॉजिट लाइबिलिटी जो है उसका कुछ फ्रैक्शन जो है बैंक को लिक्विड कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास रखना पड़ता है। एक एग्जांपल से समझिए, जैसे आप ये समझिए कि अगर आप मान लीजिए डिपॉजिटर हैं, ए डिपॉजिटर हैं, इन्होंने 100 रुपया दिया बैंक को, 100 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किया, ठीक, डिपॉजिट किया, ये बैंक है मान लीजिए। अब बैंक के अगर 100 के 100 रुपये अगर किसी मान लीजिए किसी को लोन कर देता है, तो क्या होगा, अब मान लीजिए ए को पैसे की ज़रूरत पड़ी, ए को पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो बैंक ने तो मान लीजिए इसको किस टर्म के लिए, 10 साल के लिए दे दिया है, और उसका माने जो अब इंटरेस्ट है वो चार्ज होता है मंथली, तो वो या मंथली या एनुअली जो भी आप समझ लीजिए, अगर चार्ज करता है तो बैंक, अब मान लीजिए इस ए को अगर जो आपका टाइम डिपॉजिट होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसको अगर मान लीजिए ए को पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो क्या हुआ, बैंक ने तो सारा लोन बांट उठा के दे दिया, तो क्या हुआ, ये हमारा एक तरीके से क्रेडिट रिस्क हो गया। तो इसको जब पैसे की ज़रूरत हुई तो बैंक के पास पैसा ही नहीं, क्योंकि उसने ऑलरेडी पैसा जो है वो लोन बांट दिया। तो क्या होता है, आरबीआई ने लिक्विडिटी का शॉर्टेज ना हो इसके लिए एक रेशियो बना रखा है जिसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। तो उस फॉर्म में जो हमारा बैंक है उसको उतना पैसा रखना पड़ता है। जैसे 100 रुपया है तो उसको 4% है, तो 4 रुपया क्या करना है, आरबीआई के साथ उसको रखना है, वो 4 रुपया लिक्विड कैश के रूप में, 4 रुपये, 4 रुपीज़, और रेस्ट ऑफ द 96 रुपीज़ को वो लोन के रूप में बांट सकता है। तो इससे क्या होता है, फ्यूचर में कभी भी लिक्विडिटी का शॉर्टेज नहीं होता अगर, तो इसको मेंटेन करने के लिए सीआरआर का यूज़ होता है। और ये आपकी मनी सप्लाई को भी एक तरीके से कंट्रोल करता है। मनी सप्लाई को इन द सेंस ऐसे कंट्रोल करता है, मान लीजिए अब अगर इन्फ्लेशन, आपको मैंने पीछे पढ़ाया था कि इन्फ्लेशन में क्या होता है कि आपकी जो मनी सप्लाई होती है वो बढ़ जाती है, और क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हैं उनके प्राइसेस धीरे धीरे राइज करते हैं। तो अब मार्केट में पैसा ज़्यादा है, राइज होगा, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, तो क्या होगा, वो इन्फ्लेशन को बढ़ावा देते हैं। क्या होगा कि हर प्राइस राइज होगा तो हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो इन्फ्लेशन का आपने डेफिनेशन भी पढ़ा होगा, जनरल प्राइस जो होता है वो राइज करता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को ये क्या करेंगे, सीआरआर का रेट मान लीजिए इन्होंने बढ़ा के 8% या 10% कर लिया। अब 10% कर लिया तो 100 रुपये का अगर जो डिपॉजिट था, बैंक ने अगर 10 रुपये आरबीआई के साथ मान लीजिए रख दिया, तो अब वो 90 का ही लोन कर सकता है। तो मार्केट में क्या हो, पैसा घट गया, कम जाता है, और बढ़ाना है, अगर उसको लगता है कि लिक्विडिटी अभी भी मार्केट में ज़्यादा है, उसको बढ़ा देगा सीआरआर को, मान लीजिए 50% कर दिया, 50 रुपीज़ उसको आरबीआई, तो अब 50 का ही वो लोन बांट सकेगा। तो क्या होगा, इससे वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब अगला जो मॉनेटरी टूल है वो क्या है, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो एसएलआर में क्या होता है, बैंक हैज़ टू मेंटेन सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर
टोटल टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी इन फॉर्म ऑफ कैश और इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी और गोल्ड और अप्रूव्ड सिक्योरिटी। तो अब जो हमारे बैंक होते हैं उनको क्या करना रहता है, उनकी टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी का कुछ परसेंटेज, जो कि अभी 18% है, हमारे आरबीआई ने डिसाइड कर रखा है। आप आरबीआई की वेबसाइट पे जब भी आपका पेपर रहेगा एक बार जरूर इसको चेक कर लीजिएगा, ये चेंजेस होते रहते हैं इसमें, तो आप आरबीआई की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। अभी करंटली 18% पे है। तो उसकी टाइम और डिमांड लाइबिलिटी से मतलब, टाइम लाइबिलिटी क्या होता है कि जिनको जो जैसे एक सर्टेन टाइम के बाद पेमेंट होगा जिस चीज़ का, वो टाइम लाइबिलिटीज है। जैसे आपने मान लीजिए एफडी किया है 1 साल के लिए, तो 1 साल बाद वो पेमेंट होगा, तो वो टाइम लाइबिलिटी है। और डिमांड लाइबिलिटी क्या होती है, पेमेंट ऑन डिमांड। जब आज आपने पैसा अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है, कल आपको पैसे की जरूरत हुई, तो वो आपकी डिमांड लाइबिलिटी है। और ऐसी टाइम लाइबिलिटी जो विद इन 1 मंथ के अंदर जो पेमेंट होता है, वो आपकी डिमांड लाइबिलिटी होती है। तो टाइम और डिमांड लाइबिलिटी का कुछ परसेंटेज जो 18% है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड या अप्रूव्ड सिक्योरिटी से, मतलब ये समझिए कि किसी भी जो अप्रूव्ड कंपनीज हैं उनकी सिक्योरिटी के रूप में बैंक को खरीदना रहता है। तो इससे क्या होता है, इससे बैंक जो हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, वो एक तरीके से सॉल्वेंसी ऑफ कॉमर्शियल बैंक की इंश्योर करता है। और दूसरा ये करता है कि एक कॉमर्शियल बैंक को कंपेल करता है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। और तीसरा चीज़ क्या है, ये बैंक क्रेडिट का एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन दोनों करता है। अभी मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 18% है, तो बैंक को क्या करना है, जो अगर आपने एग्जाम्पल 100 रुपया बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक को क्या करना है, 18% माने उसमें से 18 रुपया क्या करना है, कैश के फॉर्म में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड के फॉर्म में या किसी कंपनी की जो अप्रूव्ड कंपनी है उनकी सिक्योरिटी के बॉन्ड के रूप में खरीदना रहता है। और रेस्ट ऑफ द अमाउंट को कर सकती है, लोन बांट सकती है, लोन कर सकती है। तो अब ये समझिए कि अगर उसको जो आपका बैंक क्रेडिट का एक्सपेंशन को कंट्रोल करना हो तो वो कैसे करेगी, एसएलआर को बढ़ा देगी। तो बैंक का जो क्रेडिट है, अगर मान लीजिए ये 50% हो गया, तो बैंक ऑब्वियस है 50% अगर गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अगर इन्वेस्ट कर देगा तो उसको लोन कम बांटेगा। तो इससे भी ये एक तरीके से मॉनिटरी टूल है। ये जितने टूल्स मॉनिटरी टूल हैं सबका यूज़ करती है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो इससे भी आप देख सकते हैं कि अगर इतना परसेंटेज रख दिया, तो जब उसको उसका जो बैंक का क्रेडिट का एक्सपेंशन को रोकना है या बढ़ाना है, तो वो इसके थ्रू, एसएलआर के थ्रू भी करती है। अब जो नेक्स्ट मॉनेटरी टूल है वो आपका क्या है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट से मतलब रीपर्चेज रेट। तो रेपो रेट क्या रेट होता है, जिसपे आरबीआई क्या करती है, लैंड शॉर्ट टर्म मनी टू द कॉमर्शियल बैंक। तो रेपो रेट वो रेट है जिसपे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं उनको लोन देती है, शॉर्ट टर्म लोन देती है। मान लीजिए बैंक को लिक्विडिटी शॉर्टेज हो रहा है, तो अब क्या करेगा, बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेगा। तो उस वो जो करंटली अभी 4% है, तो उसको क्या कहते हैं, रेपो रेट। और आप एक चीज़ जानिए कि रेपो रेट वो रेट है जिससे सारे रेट एक तरीके से समझिए लिंक होते हैं। जैसे बैंक रेट भी, रेपो रेट के मूवमेंट से बैंक रेट भी फ्लक्चुएट करता है और सारे रेट फ्लक्चुएट करते हैं, और वो डिपेंड करता है रेपो रेट पे। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वो कमर्शियल बैंक से मनी को बोरो करता है। या आप कह सकते हैं कि अगर किसी कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस कैश या एक्सेस लिक्विडिटी है बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास, तो वो क्या करता है, अगर रिवर्स रेपो रेट, तो आरबीआई ऐसे समझिए कि मनी सप्लाई या लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए अगर रिवर्स रेपो रेट को मान लीजिए बढ़ा देती, तो क्या होता है, बैंक सोचता है कि हमारे पास जो एक्सेस लिक्विड कैश पड़ा है उस पर, उसको बैंक में रख के हमको फायदा क्या मिलेगा। तो वो क्या करती है, आरबीआई को, उसको कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को दे देती है, या आरबीआई को लेंड्स करती है, या आरबीआई उससे कॉमर्शियल बैंक से बोरो करता है। दोनों चीज़ सेम ही है, वाइसा वर्सा है। तो क्या करते हैं, कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रख देते हैं, तो उससे उनको इंटरेस्ट। तो क्या करता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो एक तरीके से समझिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से मनी लिक्विडिटी को भी कंट्रोल करता है। तो अगर वो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा तो क्या होगा कि बैंक को अपना जो एक्सेस लिक्विड कैश है उसको बैंक को आरबीआई के पास रखने में फ़ायदा होगा, उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा, ब्याज ज़्यादा मिलेगा। तो वो क्या करेंगे, वो अपने पैसे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखेंगे। और अगर इन केस मान लीजिए रेपो रेट से समझिए, अगर उसको ये है कि मनी सप्लाई को कम करना है, तो क्या करेगा,
इसको रेपो रेट को बढ़ा देगा। रेपो रेट को बढ़ा देगा तो बैंक के लिए डिफिकल्ट होगा आरबीआई से पैसा लेना। जब आरबीआई से पैसा लेना टफ पड़ेगा तो क्या होगा, मनी की सप्लाई अपने आप ही घट जाएगी। तो ये दोनों टूल्स का यूज़ करके जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वो मनी की जो लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल करता है। अगला जो टूल है वो क्या है, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ जिसको बोलते हैं, 4.2% है। तो क्या है, इट इज़ द फैसिलिटी अंडर विच कमर्शियल बैंक कैन बोरो एडिशनल अमाउंट ऑफ ओवरनाइट मनी फ्रॉम आरबीआई बाय डिपिंग इनटू देयर एसएलआर पोर्टफोलियो। जब वो अपने एसएलआर पोर्टफोलियो को, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि जो बैंक रेट में क्या होता है, उनको पीनल इंटरेस्ट चार्ज होता है, कब होता है, जब वो अपना एसएलआर या सीआरआर को नहीं मेंटेन कर पाते हैं। तो ऐसे मार्जिन, जब वो एसएलआर और सीआरआर को नहीं मेंटेन कर पाते हैं तो क्या होता है, जो आपका कमर्शियल बैंक है वो क्या करता है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ओवरनाइट मनी को बोरो करता है उस अपने एसएलआर पोर्टफोलियो को कंप्लीट करने के लिए। मान लीजिए कि 4 रुपए उसको अगर एसएलआर रूप में मेंटेन करना है और उसके पास वो अभी मान लीजिए 3.25 रुपया वो मेंटेन उसके पास है, अब उस वो 0.75 से पीछे रह रहा है, तो उनको पोर्टफोलियो को 4% मेंटेन करके रखना है एसएलआर। तो क्या करते हैं, उस पोर्टफोलियो को मेंटेन करने के लिए बैंक क्या करता है, ओवरनाइट मनी जो है आरबीआई से बोरो करता है 4.25% के रेट से, जिसे हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के नाम से भी जानते हैं। ये एमएसएफ है, ये भी एक मॉनेटरी टूल है। तो एक आपने जैसे देखा, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी क्या है, फिजिकल पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी से मतलब क्या है कि फिजिकल पॉलिसी जो है इज़ द यूज़ ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। एक तरीके से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और टैक्सेशन से जो पॉलिसी डिसाइड होती है वो फिजिकल पॉलिसी होती है। ये किस किस चीज़ों को इम्पैक्ट करती है, एग्रीगेट डिमांड एंड द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैटर्न ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब देखिए, डिमांड एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग को अपनी, जैसे आपने देखा होगा ब्रिजेस, रोड और तमाम हॉस्पिटल, स्कूल्स, इनमें जब गवर्नमेंट स्पेंड करेगी तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है हमारी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, आएगा, बेरोजगारी घटेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, जो इनकम है वो राइज होगी। गवर्नमेंट जब किसी भी प्रोजेक्ट में, अगर मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में अगर गवर्नमेंट ने 1,000 करोड़ रुपया मार्केट में दिया, मान लीजिए एक, सपोज कर लीजिए एक हॉस्पिटल बनाने में, तो अब समझिए उससे क्या होगा, ये मार्केट में इतना पैसा रिलीज कर दिया उसने, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या बढ़ा दिया। बढ़ा कैसे दिया कि 1,000 करोड़ मार्केट में आया, तो इससे जो लेबर्स होंगे, हॉस्पिटल बनेगा तो लेबर्स की ज़रूरत होगी तो उनको पैसा मिलेगा, तो उससे क्या होगा, सबको एक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये मैं एक जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ। सीमेंट लगेगा, उसमें लोहे की चीज़ें लगेंगी, तमाम चीज़ों का यूज़ होता है, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है आपकी वो बढ़ जाएगी। और अगर उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करना है तो क्या, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर लेगी, वो अपना पैसे को रोक लेगी, प्रोजेक्ट को बंद कर देगी, तो क्या होगा, उससे इन्फ्लेशन, एक तरीके से समझिए, अगर जब मार्केट में ज़्यादा पैसा होगा तो इन्फ्लेशन होगा, तो उसको भी वो कंट्रोल करती है। रिसोर्स एलोकेशन कैसे करना वो डिसाइड करती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मान लीजिए डिफरेंट टाइप के टैक्सेस होते हैं, वो अगर अप्लाई करती है आपके ऊपर, अगर ज़्यादा टैक्स लगा देगी गवर्नमेंट, तो क्या होगा, आपके पास जो आपकी इनकम है उसका, जैसे अगर मान लीजिए आप 100 रुपया कमा रहे हैं, आपके ऊपर टैक्स लगा दिया उसने 25%, तो अब आपके पास 75 रुपया, और अगर 75 रुपया, तो क्या आप आपकी जो खर्चा होगा वो आपको उसमें कटौती करेंगे, आपकी जो लिक्विड कैश है वो घट जाएगा, तो क्या होगा, डिमांड घटेगी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी किया जाता है इसके थ्रू। और दूसरा क्या है कि टैक्स, अगर उसको मार्केट में पैसे को इन्फ्यूज़ करना है, टैक्स को लो कर देगी, तो क्या होगा, आपके पास ज़्यादा कैश आएगा, आप ज़्यादा पैसे को, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल कैसे करती है, टैक्स को बढ़ा घटा के या अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग या बोरोइंग को घटा बढ़ा के वो कंट्रोल करती है। तो ये फिजिकल पॉलिसी में आता है। अगला टॉपिक हमारा जो है वो क्या है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, या इसे एफआरबीएम एक्ट भी कहते हैं। तो मैं इसका समरी बता देता हूँ। इसको जो है ये रिकमेंड किया गया था डॉक्टर ES शर्मा के द्वारा इन जनवरी 2000 में रिकमेंड किया गया था, और ये इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में दिसंबर 2020 में, और ये लॉ के रूप में इनेक्ट हुआ कब, अगस्त 2003 में। अब इस एक्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो इस एक्ट के 4 जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो इस एक्ट का मैं आपको समझाता हूँ। नंबर 1,
गवर्नमेंट टू प्लेस बिफोर पार्लियामेंट 3 स्टेटमेंट अलॉन्ग विद बजट। बजट के साथ गवर्नमेंट को 3 स्टेटमेंट हर फाइनेंशियल माने हर ईयर जब बजट गवर्नमेंट पेश करती है तो उसको 3 स्टेटमेंट और बजट के साथ पेश करना है। फर्स्ट मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी, नंबर सेकंड फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी एंड नंबर 3 है माइक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क। तो फिजिकल डेफिसिट का मतलब आप समझिए कि जो गवर्नमेंट का जैसे समझिए कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट की जो इनकम है, माने जो टैक्स और अदर थिंग्स से जो इनकम वो इकट्ठा करता है और वो जो एक्सपेंडिचर करता है, तो उसके बीच के जो डिफरेंस होता है वही डेफिसिट होता है, घाटा बोलते हैं। तो फिजिकल डेफिसिट क्या है कि मान लीजिए गवर्नमेंट टैक्स और अदर थिंग्स से माने वो 10 रुपया ला रही है लेकिन वो खर्चा 12 रुपये तक का करना बजट में उसने दिखा दिया 12 का, अब वो कहाँ से आएगा 2 रुपये? तो या तो वो कहीं से बोरो करेगी, तो उसी डेफिसिट को घटाने का टारगेट होता है। तो उसके लिए 3 तरीके के स्टेटमेंट होते हैं, जैसे मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टडी एंड फ्रेमवर्क माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो नंबर 2 है वो क्या है, सेकंड जो है वो है आपका सेंटर हैज़ टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट एंड टू एलिमिनेट रेवेन्यू डेफिसिट बाय 31 मार्च 2008 तक का टारगेट दिया था कि रेवेन्यू डेफिसिट को एकदम एलिमिनेट कर देना, जीरो कर देना। बाद में 2015 में इसमें चेंज हुआ था तो इसको 2% पे लाया गया था। तो है, लेकिन ये आप समझिए कि रिड्यूस करने का टारगेट रहता है सेंटर को, फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस करना। कहीं ऐसा एक्ट में ये मेंशन नहीं कि कितना परसेंट, लेकिन जो रूल कहता है वो क्या है, 3% ऑफ जीडीपी का 3% उनको फिजिकल डेफिसिट घटाना है। एक्ट प्रोहिबिट्स सेंटर फ्रॉम बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। अब सेंटर को रोकता है, ये एक्ट रोकता है सेंटर को आरबीआई से पैसा बोरो करने के लिए। अब मान लीजिए फिजिकल डेफिसिट है तो सेंट्रल क्या करेगा, उसको पैसे की जरूरत है, आरबीआई से बोरो कर लेगा। तो वो चीज़, ये एक्ट उस चीज़ से रोकता है सेंटर को। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे नेचुरल कैलामिटी हो गई या और कुछ ऐसा डिजास्टर आ गया, कुछ ऐसा आ गया, तो वहाँ पे इस एक्ट में माने एक्सेप्शंस हैं, लेकिन ये जनरली सेंटर को रोकता है आरबीआई से बोरो करने के लिए। एंड लास्ट क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ टू इन्फॉर्म थ्रू क्वार्टरली रिव्यूज ऑन इम्प्लीमेंटेशन एंड टू टेक करेक्टिव मेजर्स इफ रिव्यू शोज डेविएशन। अगर डेविएशन शो होता है इसमें आपके डेफिसिट में, तो क्या करेक्टिव मेजर्स लिया गया उस डेविएशन को ख़त्म करने के लिए, और क्या क्वार्टरली रिव्यू उनको करना है कि क्या इम्प्लीमेंट उन्होंने किया क्वार्टरली, हर पूरे फाइनेंशियल ईयर में हर क्वार्टर उनको ये इस चीज़ का रिपोर्ट्स प्रेजेंट करना रहता है। तो यही एफआरबीएम एक्ट है।